हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और मैं प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूँ। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास लेके आए हैं, स्लिप डिस्क। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास स्लिप डिस्क की बहुत सारी डिफरेंट तरह की कंप्लेंट्स लेके आते हैं और उन सारे सवालों का इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज स्लिप डिस्क? स्लिप डिस्क क्या होता है? देखिए दोस्तों, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है और उसको हम ईच छोटी हड्डी जो होती है उसको हम कहते हैं वर्टिब्रा। इन हड्डियों के बीच में एक नेचुरल गद्दी या शॉकर सिस्टम लगा हुआ होता है, जिसके के अंदर तो जेल भरी होती है और बाहर उसका कवर होता है और उसको हम कहते हैं डिस्क। अब दोस्तों, ये जो डिस्क सिस्टम है जो कि शॉकर का काम करता है ओरिजिनली, यदि अगर अपनी जगह से स्लिप हो जाए और पीछे जाके नसों को दबाने लगे तो इस बीमारी को हम स्लिप डिस्क कहते हैं। कई पेशेंट्स को इससे सिम्टम्स आने लगते हैं। अब दोस्तों, सिम्टम्स की अगर बात करें तो स्लिप डिस्क में क्या सिम्टम्स आते हैं? स्लिप डिस्क से मरीज को कमर में दर्द हो सकता है, उसको उसके बटक एरिया में दर्द हो सकता है, काफ एरिया में दर्द हो सकता है, थाई में दर्द हो सकता है और फुट में भी दर्द हो सकता है। अब ये दर्द लोग अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सुइयां चुभने की फीलिंग आ रही है, पिंस एंड प्रिक्स की फीलिंग आ रही है। कुछ लोग कहते हैं उनको लेग में हैवीनेस की फीलिंग आ रही है। कुछ लोग कहते हैं उनको पैर में ऐसा लग रहा है कि कमजोरी है। ऐसे केसेस में कभी कभी मसल वीकनेस भी पेशेंट्स को होती है। यदि आपको सर्वाइकल स्पाइन या फिर गर्दन की रीढ़ की हड्डी में अगर डिस्क हुआ है तो उसके सिम्टम्स अलग तरह से आते हैं, जिसमें आपको हाथों में सुन्नाहट, झन्नाहट, चींटी काटना या हाथों में कमजोरी हो सकती है और पूरी बॉडी में भी ये कमजोरी जा सकती है। यदि आपकी रीढ़ की हड्डी पे अत्यधिक दबाव या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो फिर आपको लैट्रिन बाथरूम में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ब्लैडर बॉवल के कंट्रोल भी जा सकता है। इन सिम्टमों से आप पता लगा सकते हैं कि आपको स्लिप डिस्क है कि नहीं। अब बात करते हैं रीजंस की। किन रीजंस की वजह से पेशेंट को स्लिप डिस्क होती है? तो देखिए, एग्जैक्टली अगर साइंस की प्रति देखा जाए तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इस रीज़न की वजह से आपको स्लिप डिस्क हुई या इस रीज़न की वजह से स्लिप डिस्क हुई। लेकिन मेजर बातों में अगर हम कंसिडर करें तो स्लिप डिस्क के मेजर दो कारण होते हैं। एक, डिजेनरेशन, जिसमें कि धीरे धीरे एज के हिसाब से आपकी स्पाइन डीजनरेट करती है और डिस्क के अंदर से जो वाटर कंटेंट होता है या नेचुरल नमी जो डिस्क की होती है वो ख़त्म होने लगती है। इसकी वजह से वो टूटने के लिए ज़्यादा अग्रसर हो जाती है या फिर टूटने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। दूसरा, कोई इंजरी या ट्रॉमा। यदि आप कोई बहुत हैवी वज़न उठा लें, आप ज़्यादा आगे झुक जाएं या आपको कोई चोट लग जाए तो भी चांसेस होते हैं कि आपको डिस्क आपकी स्लिप हो सकती है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें डायग्नोसिस बनानी होती है या फिर ये कहिए कंफर्म करना होता है कि पेशेंट को स्लिप डिस्क ही है। तो हाउ डू वी डायग्नोज अ स्लिप डिस्क पेशेंट? तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम बहुत डिटेल में उससे हिस्ट्री लेते हैं, उनके सिम्टम्स पूछते हैं प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, कोई चोट तो नहीं लगी थी, कोई वज़न तो आपने नहीं उठाया था, धीरे धीरे शुरू हुई या एकदम से आ गई, आपको किस तरह का पेन होता है, क्या आपको वीकनेस लगती है, नमनेस लगती है, आप ज़्यादा देर तक खड़े रह पाते हैं कि नहीं, आप चल पाते हैं कि नहीं। जो पेशेंट्स ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते या चल नहीं पाते, ऐसे पेशेंट्स को कई बार सिग्निफिकेंट PIBD या फिर प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क की शिकायत निकलती है। ये करने के बाद हम पेशेंट को लिटाकर एग्जामिनेशन करते हैं, डिटेल में चेक करते हैं अपने पेशेंट को और ये देखते हैं पेशेंट की पावर कितनी है, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट में क्या है और बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, हैंड में पावर कितनी है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी डिस्क पे पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं। यदि किसी की L4 L5 डिस्क दबी है, इसका मतलब है कि उसको L5 नर्व रूट के सिम्टम्स आएंगे। यदि किसी की C4 C5 डिस्क दबी है, इसका मतलब है कि उसको C5 नर्व रूट के सिम्टम्स आएंगे। ये देखने के बाद हमें अंदेशा लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और पेशेंट के हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जिसमें हम MRI, एक्सरे
मुख्य रूप से कराते हैं और इससे पता लगा लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। एमआरआई देखने के बाद ये सत्यापित हो जाता है या फिर ये क्लियर कट पता चल जाता है कि यही प्रॉब्लम की जड़ है और उसका हम इलाज ज़रूरत के अनुसार करते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या है स्लिप डिस्क का। देखिए, स्लिप डिस्क ज़्यादातर केसों में कंजर्वेटिवली ट्रीट हो सकती है। मेरे ख्याल से मेरा एक एस्टिमेट है पर्सनल 95 to 98% पेशेंट्स में स्लिप डिस्क का इलाज दवाइयों से, इंजेक्शन से, फिजियोथेरेपी से या फिर बिना ऐसे सारे तरीकों से जिसमें कि सर्जरी से रिलेटेड कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, आप ठीक हो सकते हैं। अब ऐसे किसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, किसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको चेक करने के लिए आपको अपने स्पाइन सर्जन से एक डिटेल्ड कंसल्ट की ज़रूरत होती है। पर फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता सकता हूं कि यदि आपको स्लिप डिस्क बार बार आ रही है, जैसे आपको 5 साल पहले आई थी, फिर दूसरी बार आ गई, फिर तीसरी बार आ गई, फिर चौथी बार आ गई, तो इसका मतलब है कि शायद आपकी प्रॉब्लम अब दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। यदि आपको स्लिप डिस्क आई और आपको पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप पैर ज़मीन पर नहीं रख पा रहे, आप 5 मिनट खड़े भी नहीं हो पा रहे, तो फिर हो सकता है आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़े। यदि आपको स्लिप डिस्क से लैट्रिन बाथरूम में प्रॉब्लम आ गई है, आपको पावर लॉस हो रहा है, पैरालिसिस जैसे सिम्टम आ रहे हैं, आपका फुट ड्रॉप हो गया है, आपका हैंड ड्रॉप हो गया है या आपके हाथों से सामान गिर रहा है, तो भी आपको सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है। तो सर्जरी में क्या क्या सर्जरीज होती हैं, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सर्जरी स्लिप डिस्क के लिए जो हम करते हैं वो है ओपन स्पाइन सर्जरी, जिसमें हम रीढ़ की हड्डी को पूरा खोलते हैं, नसों को खोलते हैं, मसल्स को काटते हैं और अंदर जाके हड्डी निकाल के नस को साइड में करके हम लोग, जैसा इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, डिस्क को बाहर निकाल देते हैं। अब दोस्तों, इसके कुछ एडवांसमेंट्स आ गए, धीरे धीरे ये सर्जरी चेंज होकर माइक्रो स्पाइन सर्जरी बन गई या माइक्रो डिस्केक्टमी बन गई, जिसमें हम माइक्रोस्कोप की मदद से उस चीरे को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। उस थोड़े से छोटे चीरे से हम लोग यही सेम काम करते हैं, पीछे से जाते हैं, हड्डियां निकालते हैं और फिर पेशेंट को बेहोश करके ये सर्जरी माइक्रो डिस्केक्टमी के रूप में करते हैं। अब दोस्तों, एक लेटेस्ट एडवांसमेंट आ गया है जिसको हम कहते हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जिसमें हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिस्क की प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ हम पेशेंट को सुन करते हैं और दूरबीन की मदद से डिस्क की समस्या को परमानेंटली हल कर देते हैं। इसमें चीरफाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेहोशी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और खून भी नहीं बहता, और आप सेम डे ये प्रोसीजर करा के अपने घर कंफर्टेबली जा सकते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं अगर बात करूं तो स्लिप डिस्क के मरीज को ज़्यादातर माइक्रो डिस्केक्टमी और ओपन सर्जरी ही करानी होती है, क्योंकि एंडोस्कोपी अभी ज़्यादा होती नहीं है और बहुत सारे स्पाइन सर्जन्स अभी इस प्रोसीजर के लिए ट्रेंड नहीं हैं। इसलिए मेरे हिसाब से माइक्रो डिस्केक्टमी भी अच्छी सर्जरी है, बस उसमें बेहोशी और वो झेलना पड़ता है, अदरवाइज वो भी एक अच्छी सर्जरी है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो देखिए, स्पाइन सर्जरी में अगर आप जा रहे हैं तो क्या लोग पेशेंट पूछते हैं सर कोई रिस्क तो नहीं है? तो देखिए, जितनी भी नई जनरेशन की सर्जरीज हैं उसमें रिस्क कम होता जाता है। ओपन सर्जरी में रिस्क जब आप करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा होता है, माइक्रो सर्जरी में और कम होता है और एंडोस्कोपिक सर्जरी में सबसे कम होता है, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है टिश्यूज़ का वो बढ़ता जाता है। और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की एक सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट जगा रहता है। तो जब आप उसकी नर्व के आसपास काम कर रहे होते हैं तो पेशेंट हमें इंस्टेंटली बता देता है कि उसको अगर जरा सा भी पेन होता है, तो हम लोग नर्व को डैमेज करने के चांसेस ऑलमोस्ट निल होते हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी में स्पाइन नर्व डैमेज होने का चांस ऑलमोस्ट 0 होता है, क्योंकि पेशेंट जगह होता है। आप उस टाइम पे पेशेंट से बात कर रहे होते हैं तो नर्व डैमेज होती ही नहीं। यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप जहां पर भी हैं अपने डॉक्टर से मिलें और इस प्रॉब्लम का डिस्कशन करें। आप हमें भी फ़ोन कर सकते हैं इन दिए नंबरों पे और हमारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम लोग आपकी रिपोर्ट्स अगर आप हमें भेजेंगे तो हम आपको हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।